Hello everyone, welcome to EduTap. I'm Tanushree and this is another video of our NABARD Grade A to Z series, and in this particular video we are going to discuss the strategy for those aspirants who are working and along with their full-time job they are thinking to prepare for the NABARD Grade A examination. So here we are going to see how is it possible, how can you take out the time, and what should be the certain cheat codes that you can adopt to prepare efficiently in a less time. Right now students, in this particular series we have covered so many other videos on different topics. If you're interested in watching them, you can simply go to the description box. The link of this entire playlist, it has been provided over there. Now students, apart from the preparation strategy, there are a lot of other things that you might be searching, such as what is the decoded syllabus, what are the previous year questions, right? So all of that information has been provided in this beautifully curated guidebook. It is free of cost and you can download this guidebook from the description box below. On that note, let us start our today's session. Now students, first of all, the question that came to your mind or which comes to any working aspirant's mind is that how can I, क्या ये possible भी है कि जॉब के साथ हम NABARD ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, चाहे आप 2025 को टारगेट कर रहे हो या 2026 को, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि एक जॉब के साथ, एक फुल टाइम जॉब के साथ किसी भी एग्जाम को टारगेट करना या NABARD ग्रेड ए जैसे एग्जाम को टारगेट करना एक डुएबल थिंग है। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रही हूँ, आई एम माई सेल्फ अ वर्किंग पर्सन और मुझे पता है कि हम अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकाल सकते हैं। मैं खुद अपनी हायर स्टडीज को परस्यू करी हूँ, सो यू कैन टेक आउट टाइम, यू जस्ट हैव टू बी एफिशिएंट। क्योंकि हमारे पास इस वक्त एक वर्किंग एस्पिरेंट के पास जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है दैट इज ऑफ टाइम, कि टाइम कैसे मिलेगा, टाइम कहाँ से निकलेगा। बट इसका सोल्यूशन है राइट स्ट्रैटेजी। अगर आप एक तरीके से चीजों को प्लान कर रहे हो, थोड़ा स्मार्टली चीजों को प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो उस सिनेरियो के साथ एक राइट स्ट्रैटेजी के साथ आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो और एक फुल टाइम जॉब के साथ भी अपने इस एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हो। नाउ राइट स्ट्रैटेजी के अंदर अब क्या क्या आता है? राइट स्ट्रैटेजी के अंदर सबसे पहले आता है एक ब्रॉड प्लान। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपने प्रिपेयर करनी है। उसके बाद में आपके पास एक डेली शेड्यूल होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जो मुझे अपनी पढ़ाई के लिए ही निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम एक वर्किंग एस्पिरेंट होते हैं, हमारे पास दिन में करने के लिए बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन उन सारी चीजों के अंदर हमें एक ऐसा स्लॉट निकालना होता है जहां पे हमको उन सारी चीजों को रोक करके अपने आप से ये कहना होता है कि नो, दिस इज माई स्टडी टाइम ओनली। ठीक है, अगर आप एक वर्किंग विमेन है तो शायद आपको सुबह उठ के लंच बनाना हो, अपने ऑफिस के लिए रेडी होना हो, फिर ऑफिस जाके जॉब करनी हो, तो नंबर ऑफ टास्क होंगे और इन सारे टास्क में आप डिस्ट्रैक्टेड ही रहोगे, आपको टाइम नहीं मिल पाएगा अपनी पढ़ाई के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये डेली शेड्यूल कहने का मतलब है कि आपको अपनी इन सारी टास्क के बावजूद एक पर्टिकुलर ऐसा स्लॉट, एक पर्टिकुलर ऐसा टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा वेयर यू हैव टू स्टॉप द थिंग्स एंड वेयर यू हैव टू फोकस ओनली ऑन योर स्टडीज। अदरवाइज जो ये टास्क हैं ये कभी खत्म नहीं होंगे, ये नेवर एंडिंग टास्क होते हैं, जॉब के, घर के, सारी चीजें साथ साथ चलती रहेंगी। लेकिन अगर आपको इसके साथ में तैयारी करनी है तो अपने डेली शेड्यूल के अंदर आपको ऐसा टाइम पीरियड रखना पड़ेगा जो सिर्फ पढ़ाई को डेडिकेटेड हो। उसके बाद में आता है स्मार्ट एग्जीक्यूशन, कि जो भी हम लोग यहाँ स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे आपको उन्हें स्मार्टली एग्जीक्यूट करना है। एक फुल टाइम एस्पिरेंट की तरह आप हर एक चीज को बहुत डीपली नहीं कवर कर सकते, आपको चीजों को थोड़ा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, थोड़े चीट कोड्स यूज करने पड़ेंगे, तभी शायद आप चीजों को जल्दी एफिशिएंटली जो है प्रिपेयर कर पाओगे। उसके बाद में कि आपके सोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होने चाहिए। अगेन, फोमो में आके अगर आप बहुत से सोर्सेज के पीछे भाग रहे हो, देन लेट मी टेल यू कि एज अ वर्किंग एस्पिरेंट आपके लिए किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारे एरियाज हैं जिनके ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आता है ब्रॉड प्लान, कि हमें किन किन चीजों के लिए प्रिपेयर करना है। तो यहां पर स्टैटिक की अगर मैं बात करूं तो आपको ARD स्टैटिक प्रिपेयर करना है। नॉन मेरिट सेक्शन में क्वांट, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, डिसीजन मेकिंग, ये प्रिपेयर करने हैं। यहां पर मैंने इंग्लिश का कंपोनेंट नहीं लिखा है क्योंकि मोस्टली जो वर्किंग एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी इंग्लिश ठीक ही होती है, उन्होंने किसी ना किसी एग्जाम को पहले क्लियर किया होता है या अपनी हायर एजुकेशन को परस्यू किया होता है, तो इंग्लिश इतनी ठीक ठाक होती है कि उनको अलग से उसको टाइम ना देना पड़े, इसलिए मैंने इंग्लिश यहाँ पर नहीं लिखा है। उसके बाद में ESI का स्टैटिक पार्ट है जो आपको प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद में आते हैं करंट अफेयर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स में आपको स्कीम्स प्रिपेयर करनी है, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी है, जनरल अवेयरनेस प्रिपेयर करना है, ESI और फाइनेंस का करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है और ARD का करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है। उसके बाद में प्रैक्टिस के लिए आपको सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो आपको प्रिपेयर करनी है अलॉन्ग विद द एडिटोरियल्स एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, देखिए एडिटोरियल्स भी मैं कहूंगी कि आप एक बार के लिए छोड़ सकते हैं, NABARD के अंदर इसकी रेलेवेंस बहुत ज्यादा नहीं होगी, बट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज समथिंग जो विच इज अ मस्ट फॉर एवरीबडी
हु इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, क्योंकि जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आउट ऑफ 250 मार्क्स की होगी, और इन 250 मार्क्स में से 150 मार्क्स जो है वो आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर से ही आएंगे, ठीक है। 50 मार्क्स ARD ESI का डिस्क्रिप्टिव और 100 मार्क्स इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव। तो यहाँ पर आपके लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि किस तरीके से हम चीजों को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ब्रॉड प्लान जो है वो हमने देख लिया कि किन किन कौन कौन से एरियाज हैं जो हमें प्रिपेयर करने हैं। अब सवाल उठता है कि हमारा एक डेली शेड्यूल जो है वो किस तरीके का होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर 5 स्लॉट्स निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक ओवरऑल जो शेड्यूल है वो इस तरीके का दिखता है कि आप यू वेक अप, देन यू गेट रेडी फॉर ऑफिस, यू ट्रैवल टू योर ऑफिस, देन यू do your work in office, lunch time, again work, return, then have your dinner, relax and sleep. This is what a normal life cycle or a daily schedule of a working aspirant looks like, something. ठीक है? Now, how can you manage 5 hours in this particular schedule? Let us discuss about that. See, the first big slot, suppose if you are waking up at 5:30. Now waking up at 5:30 is no big deal, especially if you have such big dreams. Then waking up at 5:30 is not at all a big deal. Now students, simply after waking up, do little bit of stretching, drink some water, just hydrate yourself and prepare yourself for the day. You can go for the black coffee also. Just prepare yourself for the day, and then from 6 to 8:30 p.m. Now this is going to be the best slot for your preparation. From 6 to 8:30 p.m. just study. This is going to be your one big slot, and here that is why I said you prepare yourself for the day. Again, आपको बाबा रामदेव नहीं बनना है यहाँ पे, बस थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कीजिए, अपने आप को हाइड्रेट कीजिए और सीधा पढ़ने के लिए बैठ जाइए। 6 से 8:30 का जो ये टाइम होगा ये आपके पूरे दिन में सबसे अच्छा पढ़ाई का टाइम होगा। उसके बाद में आप ऑफिस के लिए रेडी हो जाइए। ऑफिस से अगर आप 6:30 बजे तक भी वापस आ जाते हो, ठीक है, आफ्टर कमिंग बैक सीधा पढ़ाई पर मत बैठिए, क्योंकि आई एम ऑल्सो वर्किंग पर्सन और मुझे पता है कि ऑफिस के अंदर हम सब थक ही जाते हैं। आने के बाद में एक छोटा सा नैप जरूर लीजिए, ठीक है। 20 मिनट्स 30 मिनट्स लाइट्स ऑफ कीजिए और चुपचाप लेट जाइए थोड़ी देर। दैट विल रिफ्रेश यू। बहुत ज्यादा एनर्जी उसके बाद फील होती है और बहुत ज्यादा लाइटन आप फील करोगे। 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक अगेन आपका एक सेकंड बिग स्लॉट होगा, जिसके अंदर आप अपना सेकंड सब्जेक्ट जो है उसको पढ़ सकते हो। उसके बाद में 8:30 से 9:15 बजे तक का जो टाइम है, उस पीरियड के अंदर आप जो है अपना डिनर कीजिए, अपना फैमिली टाइम स्पेंड कीजिए। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, so that you can maintain your sanity in such competitive exams also. उसके बाद में 9:15 से 10:15 तक आप अपने आप को थोड़ा सा आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, या एक और शेड्यूल, एक और सब्जेक्ट जो है जो थोड़ा लाइटर सब्जेक्ट है उसको आप यहाँ पर कवर कर सकते हो। देन फ्रॉम 10:15 to 10:45 अगेन यू कैन हैव अ स्मॉल वन मोर स्लॉट, ठीक है, या फिर आप 9:15 to 10:45 1.5 आवर का एक बड़ा स्लॉट भी इसे बना सकते हो। तो ये किस तरीके से कस्टमाइज करना है, दैट इज अप टू यू, but that is how you can divide your time period. But just before sleeping have a me time, ठीक है। आप journaling कर सकते हो, you can have some affirmation time period or a gratitude time period. किसी भी तरीके से अपना एक me time निकालिए, एक ऐसा काम कीजिए जो आपको करना पसंद हो। Apart from the preparation, apart from your job, please try doing something which gives you the happiness, the real happiness. क्योंकि देखो, ये जो शेड्यूल है ये सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको डेली बेसिस पे फॉलो करोगे इट इज गोइंग टू बी मोनोटोनस। बहुत ज्यादा मोनोटनी वहां पर आ जाएगी, चीजें बहुत बोरिंग भी हो जाएंगी। तो ऐसे टाइम पीरियड में टू कीप योरसेल्फ गोइंग, टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी, यू नीड टू गिव योरसेल्फ समथिंग, यू नीड टू हैव अ टाइम फॉर योरसेल्फ ऑल्सो, एंड दैट इज वाई दिस 15 मिनट और हाफ एन आवर ऑफ मी टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो भी काम करना पसंद हो, चाहे वो कोई बुक रीड करना हो, चाहे वो पेंट करना हो, चाहे वो डांस करना ही क्यों ना हो, आपको जो भी करना पसंद है आप वो 15 मिनट्स में करिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपने जो ये शेड्यूल बनाया है और आपने ये देखा है कि ब्रॉडली आप चीजों को आपको कौन सी चीजें हैं जो कवर अप करनी है, अब किस तरीके से स्मार्टली आप इन सारी चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास जो सेक्शन आता है दैट इज द नॉन मेरिट सेक्शन। नाउ ये चीज मैं जनरलाइज करके नहीं बोल रही हूँ, आई एम सेइंग इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ओनली, लेकिन मैंने अभी तक जितने लोगों के साथ इंटरैक्ट किया है और जो वर्किंग होते हैं उनमें से बहुत से स्टूडेंट्स ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर रहे होते हैं, या फिर वो एज एन AFO बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर रहे होते हैं। उन्होंने अपनी हायर स्टडीज MBA वगैरह कवर कर लिया होता है, क्लियर कर लिया होता है, उसके बाद में वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने किसी ना किसी एग्जाम को पहले क्लियर किया होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अगेन आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट and I'm saying it with like a great consciousness here कि आप लोग जो है अगर आपने
इस तरीके के किसी एग्जाम के लिए पहले प्रिपेयर किया है, या आपको थोड़ा भी कॉन्फिडेंस है कि आपका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जो है वो एक ओके लेवल का है, आप उसको क्रैक कर सकते हो, आपका स्ट्रांग इनफ है, तो उस केस के अंदर आप सीधा नॉन मेरिट सेक्शन की तैयारी मत कीजिए। आप पहले एक मॉक टेस्ट लगाइए, या आप पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 1 आवर के अंदर पूरा जो नॉन मेरिट सेक्शन है उसको क्लियर करने की कोशिश कीजिए, उसको टारगेट करने की कोशिश कीजिए, और देखिए वेदर और नॉट यू आर एबल टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ और नॉट। अगर आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो रही है तो आपको नॉन मेरिट सेक्शन को ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, और अगर आपकी सेक्शनल कट ऑफ यहाँ क्लियर नहीं हो रही है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, तो चलो डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात आती है कि क्वांट के अंदर आप चीट कोड्स को क्या यूज कर सकते हो। देखो, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, डिसीजन मेकिंग, इनकी आपको केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है। तो अगेन अगर आप इनको प्रिपेयर भी कर रहे हो तो आपको फ्रॉम स्क्रैच एवरीथिंग ये सब चीजें प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप केवल कुछ पार्ट ऑफ सिलेबस जो है उनको कीजिए, लेकिन उनको इतना अच्छे से करिए कि आपके वहां से कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, और उसके बाद में जितने ज्यादा हो सके आप सेक्शनल टेस्ट लगाने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। अब ये चैप्टर्स कौन से हैं? सो हियर इज द लिस्ट ऑफ द चैप्टर्स जिनको आप रेफर कर सकते हो क्वांट को प्रिपेयर करने के लिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेजेस, रेशियो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर आप केवल इन 6-7 सब्जेक्ट्स को भी कवर कर लेते हो, अगर आप इन 6 सब्जेक्ट्स को भी केवल कवर कर लेते हो तो भी आपके लिए क्वांट की सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर कर पाना बहुत इजी होगा। बट टू बी ऑन द सेफर साइड आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड टाइम एंड वर्क, इन 2 चैप्टर्स को भी एक्स्ट्रा कवर कर सकते हो। तो अगर आप केवल इन 9 चैप्टर्स को कवर कर लेते हो सो दैट इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ फॉर यू टू क्लियर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। आप इन 9 चैप्टर्स के को ही प्रिपेयर कीजिए, उससे ज्यादा आप एफर्ट जो है वो क्वांट में मत लगाइए, क्योंकि यहाँ पर आपका टारगेट केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो सिमिलर जो अप्रोच है आपने रीजनिंग के अंदर भी रखनी है। लेकिन यहाँ पर आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, रीजनिंग हमारी 20 मार्क्स की आती है, लेकिन उसमें से अराउंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन होते हैं वो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट से होते हैं। लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पर लिखा है कि आप इन टॉपिक्स को छोड़ के चले जाइए। अब मैं इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती हूँ, इसलिए क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, अगेन आपका जो टारगेट है दैट इज टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ, ठीक है। पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट ऑल्दो हाफ ऑफ द पेपर यहीं से ही आता है, लेकिन ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं और एग्जाम में अक्सर पजल सॉल्व नहीं हो पाती हैं और हमारा सारा टाइम वहां वेस्ट हो जाता है। तो इस केस के अंदर अगर आप बाकी के टॉपिक्स को कवर कर लेते हो तो भी दैट इज गोइंग टू बी गुड इनफ, आपका एग्जाम तो क्लियर हो ही जाएगा। तो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट्स, या तो अगर आप इन चीजों में बहुत अच्छे हैं तो इनको हाथ लगाइए, या फिर अगर आपके पास टाइम एक्स्ट्रा बच रहा है तो आप इन सब्जेक्ट्स को हाथ लगाइए। पर अगर आपके लिए टाइम बहुत बड़ी दिक्कत है और आप रीजनिंग में अच्छे भी नहीं हो, तो आपका जो टारगेट है वो बाकी चैप्टर्स पे होना चाहिए विच आर लाइक दिस, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, मशीन इनपुट आउटपुट, सिलॉगिज्म, रैंकिंग, स्टेटमेंट अजम्पशंस, ये जो 9 चैप्टर्स हैं अगर आप इनको भी बहुत अच्छे से कर लोगे तो आपके सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने जितने मार्क्स जो हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू द पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। चलिए, उसके बाद में बात आती है इंग्लिश की। तो अगेन जैसे मैंने इंग्लिश को ब्रॉड प्लान में नहीं इंक्लूड किया था, वैसे ही मैंने इंग्लिश के लिए यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी नहीं लगाई है। रीजन बीइंग कि इंग्लिश मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की अच्छी होती ही है, और अगर इंग्लिश अच्छी नहीं भी है तो उस केस के अंदर इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, ठीक है। कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें से आप फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर सकते हो, उसमें शायद फिर आपको अपने बेसिक्स पर ही काम करना पड़ेगा कि आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कंप्यूटर नॉलेज की, तो सिमिलर जो है आपका अप्रोच कंप्यूटर नॉलेज में भी होना चाहिए कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस कीजिए, एंड हियर इज द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दैट यू हैव टू प्रिपेयर एज फार एज द कंप्यूटर नॉलेज इज कंसर्न। उसके बाद में अगर मैं बात करूं डिसीजन मेकिंग की, तो डिसीजन मेकिंग के लिए यहाँ पर जो लिस्ट आपके सामने है या जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये टॉपिक्स हैं जो डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेते हैं, अगेन दैट इज गोइंग टू बी गुड इनफ फॉर यू। उसके बाद में बात आती है कि जो करंट अफेयर्स है, जो जीए है, उसके लिए हम चीजों को कैसे प्रिपेयर करें। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहला जो रूल आपको देखना है वो ये कि कितना टाइम पीरियड है जिसके लिए आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। अगर आप कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो देखते हैं तो जो 3 मंथ्स का करंट अफेयर्स होता है, एग्जाम से जस्ट प्रीसीडिंग 3 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन।
मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो इन्हीं 3 मंथ्स से हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम आप इसको 5 मंथ्स तक स्ट्रेच कर सकते हो, उसके बाद भी हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, बट वहां पर जो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो है वो बहुत ज्यादा कम है। तो 5 मंथ से पीछे जाके अपना टाइम इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। आप 3 to 5 मंथ्स के करंट अफेयर्स के ऊपर ही फोकस करिए, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू कैन डू कि इंस्टेड ऑफ कवरिंग दी करंट अफेयर्स ऑफ 9 मंथ्स 6 मंथ्स, आप पहले 3 मंथ्स का करंट अफेयर्स कवर करिए। जब ये हो जाए उसके बाद आप 5 मंथ्स पे जाइए। अगेन अब आता है कि जो हमारे करंट अफेयर्स हैं उसमें हमें चीजें किस ऑर्डर में पढ़नी है और कौन कौन सी चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे फर्स्ट नंबर की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द स्कीम्स। स्कीम्स ईएसआई के अंदर, फेज 1 के अंदर, फेज 2 के अंदर, हर एरिया के अंदर स्कीम से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपने स्कीम्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। उसके बाद में जो ईएसआई रिलेटेड करंट अफेयर्स है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद में आपको वो पढ़ना है। द थर्ड थिंग इज द रिपोर्ट्स, देन यू हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू एआरडी करंट अफेयर्स एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स एंड द नॉर्मल जीए। अब नॉर्मल जीए में क्या आता है, स्पोर्ट्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, इस तरीके की जीए। तो ये एरियाज हैं जहां से आपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना है। नाउ स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स एक ऐसा एरिया है जहां पर आप जितना ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, जितना ज्यादा आप इसको रेलेवेंस देंगे, ठीक है, जितना ज्यादा टाइम आप यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होगा। वाई, वो अभी हम आगे आने वाले एरियाज में देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर आपसे करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। लेकिन जो फेज 1 का मेरिट सेक्शन है उसके अंदर 20 मार्क्स की तो जीए डायरेक्ट हमारा करंट अफेयर्स से आता है। उसके बाद में जो ईएसआई है जो 40 मार्क्स की आती है उसमें भी अराउंड 35-36 मार्क्स के हमारे करंट अफेयर्स ही आते हैं। तो इसलिए करंट अफेयर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप कुछ भी छोड़ के जाने की कोशिश मत कीजिए, आपका टाइम बच सके और आप चीजों को जल्दी कवर कर सके, इसके लिए आप अपने टाइम को 3 to 5 मंथ्स तक लिमिट कर सकते हो। जिस टाइमलाइन के आपको करंट अफेयर्स करने हैं उसको आप 3 to 5 मंथ्स तक लिमिट कर सकते हो। लेकिन इसको ऐसा मत करना कि आपने स्कीम्स छोड़ दी या आपने रिपोर्ट्स छोड़ दी, यहां पर चीजें मत छोड़ के जाना क्योंकि यहां पर इसकी रेलेवेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद में आता है कि एआरडी जो है उसे हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एआरडी की, तो एआरडी हमें 3 जगहों पर देखने को मिलेगा। फेज 1 के अंदर ऑब्जेक्टिव एआरडी आएगा 40 मार्क्स का, और इस 40 मार्क्स में से अराउंड 30 to 32 मार्क्स का हमारा स्टैटिक पार्ट होता है, ठीक है, और अराउंड 8 to 10 मार्क्स के हमारे करंट अफेयर्स होते हैं। सिमिलरली जो फेज 2 है, फेज 2 के अंदर हमें 25 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव एआरडी देखने को मिलेगा। इन 25 मार्क्स या फिर इसे 15 क्वेश्चंस हम कह सकते हैं। 15 क्वेश्चंस होते हैं जो एआरडी से आते हैं। इन 15 क्वेश्चंस में से अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्टैटिक से होते हैं और 7 to 8 क्वेश्चंस जो होते हैं वो करंट अफेयर्स से होते हैं। उसके बाद में 25 मार्क्स का हमें डिस्क्रिप्टिव देखने को मिलता है, और ये 25 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव होता है उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो डायरेक्टली हमारे स्टैटिक पार्ट से ही होते हैं, ठीक है। इससे मतलब करंट अफेयर्स का बहुत कम आता है यहाँ पे क्वेश्चंस डायरेक्ट, लेकिन करंट अफेयर्स की यहाँ इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि आप खाली स्टैटिक के बेसिस के ऊपर एक 400 या 600 वर्ड का आंसर नहीं लिख पाओगे। अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए आपको डेटा, ये सारे पॉइंट्स की जरूरत होगी, डेटा, फैक्ट्स, करंट अफेयर्स, तो वो सब के लिए आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स की भी इंपॉर्टेंस होगी। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो जो स्टैटिक है दैट इज अराउंड 75% और जो करंट अफेयर्स है दैट इज अराउंड 25% ऑफ व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर इन दी एआरडी, ठीक है। अब जो एआरडी के करंट अफेयर्स है उसको मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि वो आपने कवर करने हैं। अब आता है कि स्टैटिक जो है उसे हम एफिशिएंटली कैसे कवर कर सकते हैं। तो अगर हम प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज करते हैं 22, 23, 24, ठीक है, तो हमारे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स निकल कर आते हैं जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो पूरा एआरडी का सिलेबस करने का अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इन 10 चैप्टर्स को फोकस दे सकते हो। फर्स्ट इज एग्रोनॉमी एंड फील्ड क्रॉप्स, देन वी हैव द फार्मिंग सिस्टम्स, देन वी हैव द सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इरिगेशन, सीड्स एंड सोइंग। तो ये जो 10 चैप्टर्स हैं इनसे हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकल कर आते हैं फेज 1 में भी और फेज 2 में भी, ठीक है। सो इफ यू आर समबडी हु इज शॉर्ट ऑन टाइम, सो दीज आर द 10 चैप्टर्स विच शुड बी योर फोकस एरिया, जहां पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान लगाना है, ठीक है। ये बात हो गई एआरडी की। उसके बाद में आता है ईएसआई। तो ईएसआई के अंदर अब सवाल उठता है कि ईएसआई भी हमें कहां कहां देखने को मिलेगा। अगेन फेज 1 के अंदर 40 मार्क्स का ईएसआई होगा जिसमें 3 to 4 मार्क्स का ही हमें स्टैटिक देखने को मिलता है। मेजरली अराउंड 35-37 मार्क्स का करंट अफेयर्स होता है। सिमिलर स्टोरीज विद द फेज 2 ऑल्सो 25 मार्क्स के हमें 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसमें से 1 या 2 नंबर का ही हमारा स्टैटिक रहता है। मेजरली करंट अफेयर्स से ही हमसे चीजें पूछी जाती हैं। डिस्क्रिप्टिव जो होता है ईएसआई का, अगेन उसके अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो
होते हैं वो करंट अफेयर्स से ही होते हैं, बट अगेन यहाँ पर आपको स्टैटिक की रिक्वायरमेंट होती है सो दैट आप जो करंट अफेयर्स को पुट इन कर रहे हैं आंसर फॉर्म के अंदर, तो उसके अंदर आप अपनी नॉलेज को ठीक तरीके से प्रेजेंट कर सकें, तो उसके लिए आपको स्टैटिक की रिक्वायरमेंट यहाँ पर जरूर होगी। तो अगर मैं ईएसआई की बात करूं तो यहाँ स्टैटिक की इंपॉर्टेंस जो है वो 10% है और करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस जो है दैट इज अराउंड 90%। अब अगर ईएसआई स्टैटिक की बात करी जाए कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको ईएसआई में प्रिपेयर करने चाहिए या जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, सो हियर इज द लिस्ट। इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं सोशल इश्यूज की बात करूं तो यहाँ पे डेमोग्राफी जो है वो एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, ये ईएसआई का पार्ट है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इन सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेते हो सो दैट इज गोइंग टू बी गुड इनफ फॉर यू फॉर फ्रॉम बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड द डिस्क्रिप्टिव, अगेन फ्रॉम बोथ द फेज 1 एंड फेज 2 पर्सपेक्टिव, ठीक है। सो हियर इज अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एज फार एज ईएसआई इज कंसर्न। उसके बाद में आता है कि ईएसआई का जो करंट अफेयर्स है उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़नी है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईएसआई से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो है वो आपने कवर करना है, और उसके अलावा सर्टेन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स सच एज द इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स जो है ये आपने कवर करनी है, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप एक वर्किंग एस्पिरेंट हैं तो यहाँ पर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं कि आपने जो भी नॉलेज एक्वायर करी, अगेन वो जो नॉलेज होगी वो बहुत ही लिमिटेड होगी बिकॉज यू हैव लिमिटेड टाइम। तो इसी नॉलेज को आपने रिविजन के थ्रू, एमसीक्यूज के थ्रू और मॉक टेस्ट के थ्रू बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि आप अपने इस लिमिटेड नॉलेज के साथ भी अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकें, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू सो एज टू मेक श्योर कि जो भी आप लिमिटेड एफर्ट पुट इन कर रहे हो दैट bear fruits, ठीक है। So that is what you have to do. Now students, as far as the sources are concerned, तो सोर्सेज के लिए इसी ये जो A to Z सीरीज है इसी की अगर आप प्लेलिस्ट देखोगे तो B से बुक्स एंड सोर्सेज को हमने कवर किया है काफी डिटेल के अंदर, तो वहां पे आपको बिल्कुल लिमिटेड सोर्सेज पता चल जाएंगे। चैप्टर तक हमने वहां पर डिकोड किया हुआ है कि इस बुक से आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हो एंड दैट इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम एज फार एज द सोर्सेज आर कंसर्न। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हाउ यू कैन प्रिपेयर एंड व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी। इफ यू आर लिमिटेड on time and if you wish to prepare for this examination through a certain paid courses, then you can visit our website edutab.in. If you click on the courses section, then we have dedicated courses for the NABARD grade examination. First of all, we have a 11-hour trial course. Now in this particular course you are going to get the kind of deliverables that we are going to offer in